Assalamu alaikum dear students, this is Pirzada Asif from Department of Physics at Sky Classes. I welcome you again to the online revision capsule course, and in the previous lecture I discussed about the Biot-Savart's law. लेकिन बेटा आज जो क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ तो जो क्वेश्चन है दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट लूप एंड अगर टाइम आया तो एम्पियर्स लॉ और उसका एक्सप्रेशन निकालना है फॉर अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। तो ये दो क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करने के लिए। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। बेटा बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग की थी तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो वीडियो रुक गया, रोकना पड़ा। तो लेकिन ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ की थी तो ड्रॉ करने के दौरान इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आज आ गया था। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमने एक करंट लूप लिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया इन द फॉर्म ऑफ लूप। तो हमें क्या देखना है, हमने इसके सेंटर से पॉइंट पी तक बेटा एक एक्सीस ड्रॉ की एंड दैट एक्सीस इज कॉल्ड एक्सीस ऑफ द करंट लूप। और अब क्या करना है बेटा, पॉइंट पी पे मुझे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन किस लॉ से, बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बेटा आप क्या करोगे, मान लो वो पॉइंट पी उस सेंटर से एक्स की दूरी पे है और मान लो इस लूप का रेडियस कैपिटल आर है। तो और मान लो मैंने एक करंट एलिमेंट लिया है ये डीएल वेक्टर, और वो डीएल वेक्टर बेटा पॉइंट पी से आर की दूरी पे है, दिस इज आर। एंड नाउ अगर बेटा मैं पॉइंट पी पे फील्ड निकालना चाहता हूं, बायोट-सावर्ट्स लॉ यू नो इट इज यूज्ड टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट्स। तो बेटा यहां पे भी इस करंट लूप को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा एक एलिमेंट मैंने यहां लिया डीएल वेक्टर, तो इस डीएल वेक्टर को क्या करेंगे, इस डीएल वेक्टर की वजह से देखेंगे इस पॉइंट पी पे कितना फील्ड है यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। व्हाट इज द फॉर्मूला, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। एंड यू नो कि अगर आप देखोगे बेटा ये जो है ये डीएल वेक्टर है यहां की ओर, और ये एक्सिस का पॉइंट है वो ये है बेटा आर वेक्टर। तो चेक करो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल आ रहा है वो बेटा 90 आ रहा है। ठीक है बेटा, दैट इज 90, क्लियर, इट इज 90 डिग्री एंगल। सो आप चेक कर सकते हो, दिस इज डीएल वेक्टर and this one is r vector. So what is the angle? It is 90. So 90 sin 90 is 1. तो फील्ड जो बेटा निकला ऊपर वाले करंट एलिमेंट की वजह से वो निकला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अब बेटा क्या करोगे, अब इसका अपोजिट एलिमेंट ले लो, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले लो, वो ये है बेटा। तो इसकी वजह से पॉइंट पी पे जो फील्ड होगा उसका भी मैग्नीट्यूड बेटा सेम होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, सेम, क्योंकि बेटा दूरी भी सेम है, डीएल एलिमेंटल लेंथ भी सेम है। तो जितना फील्ड ये करंट एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा पॉइंट पी पे, उतना ही फील्ड ये करंट एलिमेंट पॉइंट पी पे प्रोड्यूस करेगा। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शंस? तो बेटा बायोट-सावर्ट्स लॉ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है कि वो डीएल वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होता है और आर वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे अब आप एक ट्रिक यूज करोगे, वो ये है कि बेटा डीबी वेक्टर कहां से रखोगे, ये तो प्लेन है, इस पे तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गए। आप क्या करोगे, इस डीबी वेक्टर को ऐसे रखो कि ताकि वो इस आर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर आ जाए। देखो मैंने ऐसे ड्रॉ किया। चलो बेटा अब इस एलिमेंट की वजह से जो डीबी डैश वेक्टर है बेटा उसकी भी डायरेक्शन ऐसे रखनी है ताकि वो इस आर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि अगर बेटा ये डीबी इसके साथ परपेंडिकुलर रहा तो ऑटोमेटिकली वो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, यू कैन चेक इट। अच्छा, अगर ये डीबी डैश इस आर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये बेटा आउट ऑफ द प्लेन है। सो दिस इज द फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट। तो अब क्या किया बेटा, मान लो मैंने यहां पे एक एक्सिस ड्रॉ की, लेट दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज फाई। तो बेटा क्या करेंगे, इस डीबी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, कॉस में और साइन में। तो बेटा क्या होगा, जहां से एंगल है वहां से कॉस और यहां से साइन, ऐसे इस डीबी डैश का यहां से कॉस
यहां से साइन। तो बेटा देखो db cos और db dash cos phi they lie in the opposite direction so they will cancel each other। तो बचा क्या, db sin, all the components I mean db sin phi they lie in the same direction, they lie along the axis। तो ये दो एड अप हो जाएंगे, ये दो कैंसल हो जाएंगे। लेकिन बेटा ये हाल हो गया दो एलिमेंट्स का। फिर अगर बाद में आपने ये एलिमेंट और ये एलिमेंट लिया, उनकी वजह से भी क्या होगा बेटा, कॉस कॉस कैंसल हो जाएंगे, साइन एड अप हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो बेटा क्या होगा, अगर बेटा मैं नेट फील्ड निकालना चाहता हूं ड्यू टू द एंटायर करंट लूप, तो बेटा मुझे इन साइन कंपोनेंट्स को सम करना पड़ेगा। सो इन साइन कंपोनेंट्स को सम करते करते मुझे नेट फील्ड पता चलेगा। लेकिन बेटा देखो ये तो करंट लूप है, करंट लूप में जब आप नेट फील्ड देखना चाहते हो तो आप इस db sin phi को इंटीग्रेट करोगे, बिकॉज यू नो कंटिन्यूअस समेशन का दूसरा नाम इंटीग्रेशन है। तो बेटा आप क्या करोगे, इस पॉइंट P पे नेट फील्ड निकालने के लिए आप इस db sin phi को इंटीग्रेट करोगे अराउंड ए क्लोज्ड पाथ। इसीलिए मैं क्लोज्ड इंटीग्रल यूज करूंगा, बिकॉज क्लोज्ड इंटीग्रल इज द कंटिन्यूअस समेशन ऑफ ए फंक्शन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ। सो सेम इज द केस हियर। आप ये करंट लूप जो ले रहे हो ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड लूप में इंटीग्रेशन को क्लोज्ड इंटीग्रल कहते हैं। ओके नाउ तो बी नेट इज इक्वल टू, तो बेटा क्या आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल db आपको पता है बायोट सेवर्ट्स लॉ से अभी निकला, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यस, आई dl, यस, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर साइन फाई, राइट। तो बेटा क्या होगा, आप एक प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में है, वी कॉल दैट प्रॉपर्टी एज प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस। बेटा प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस का कंसेप्ट देखो क्या है। मान लो बेटा आपके पास दो लाइंस हैं 1 एंड 2, और मैंने मान लो इनके बीच में जो एंगल है लेट दैट इज थीटा। तो मान लो 1 लाइन को मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और 2 लाइन को भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बेटा ये एंगल भी पता है कितना होगा, थीटा। This is the property you might have read. Angle between the two lines is always equal to the angle between their perpendiculars. बेटा जो एंगल दो लाइन्स के बीच में होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। नजर रखो बेटा, ये फाई है तो बेटा ये भी फाई होगा, दिस विल बी ऑल्सो फाई। ये फाई है बेटा, दिस विल बी ऑल्सो फाई। कैन यू टेल मी हाउ? अरे बेटा ये लाइन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है ना बेटा, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है तो ये भी फाई। चलो बेटा ये दो लाइनें ले लो, ये दिस वन एंड दिस वन, कितना एंगल है इनके बीच में, फाई। तो बेटा इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है तो ये भी फाई आएगा। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। दो लाइन्स के बीच में जो एंगल हैं वही उनके परपेंडिकुलर्स में भी हैं। तो बेटा क्या करेंगे, क्लोज्ड, तो बेटा बी नेट जो है वो आएगा बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। और ये बेटा साइन फाई अगर आप देखोगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में से आपको निकल सकता है। साइन फाई होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेटा कैपिटल आर है, हाइपोटेन्यूज बेटा स्मॉल आर है। तो कैन आई राइट इट एज कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। और बेटा जो चीजें कांस्टेंट हैं बेटा, जब आप क्लोज्ड पाथ में इंटीग्रेट करोगे तो कुछ चीजें कांस्टेंट रहेगी। म्यू नॉट बाई 4 पाई भी कांस्टेंट, करंट स्टेडी है, आई भी कांस्टेंट, कैपिटल आर रेडियस है वो भी कांस्टेंट, और ये डिस्टेंस जो है जहां पे फील्ड देखना है वो भी कांस्टेंट। तो बचा खाली क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एल। यस, तो बेटा बी नेट जो है वो निकला बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और बेटा ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल है, लॉजिकल बात है,
रियल के को की इंटीग्रेशन का मतलब हुआ आप छोटे छोटे लेंथ्स को ऐड कर रहे हो अराउंड ए क्लोज्ड पाथ। सो जब आप इस करंट लूप के छोटे छोटे लेंथ्स को ऐड करोगे अराउंड ए क्लोज्ड पाथ तो ये बनता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द करंट लूप। तो बेटा यहां पे इसके बदले क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल के बदले मैं लिख सकता हूं दैट इट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ करंट लूप। ओके, तो क्या आएगा आंसर? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कैपिटल आर divided by r cube and circumference of the current loop you know it is 2 pi capital R। तो बेटा पाई और पाई कैंसल हो जाएगा, 2 into 2 is 4। तो यहां पे आंसर निकला म्यू नॉट आई कैपिटल R डिवाइडेड बाई ट्वाइस R क्यूब। समझ आ रहा है बेटा? तो उसके बाद हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यू नो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखा आपने, यहां पे डायग्राम चेक करो, ये जो है आर है वो आर स्क्वायर जो है वो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा आर आएगा बराबर, रूट में नहीं लिखेंगे पावर फॉर्म में इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो रेज पावर 1/2 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। बेटा ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया, क्यूब लगाओ तो आर क्यूब बेटा किसके बराबर आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। सबस्टिट्यूट द वैल्यू हेयर, म्यू नॉट आई आर बाई 2r क्यूब। तो क्या आएगा बेटा? बी नेट जो है वो आएगा बराबर म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर क्यूब के बदले बेटा ये लिखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। इसका लंबा ये एक्सप्रेशन है, लेकिन दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड ऑन द करंट लूप। सो करंट लूप की वजह से एक्सीज पे जो फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई आर बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। ठीक है बेटा? देन इसमें ये हो गया एक्सप्रेशन, इसमें स्पेशल केसेस भी निकल सकते हैं। सेंटर ऑफ, अगर पॉइंट सेंटर पे है तो एक 0 आएगा, आर स्क्वायर हो रेज पर 3/2 स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, एक आर कैंसल, आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। फिर एक लॉ जो है बेटा, टाइम के कॉन्स्ट्रेंट की वजह से हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आज भी थोड़ा टेक्निकल इशू था, वरना लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी तो उसी दौरान कुछ इशू हुआ, वरना मैंने एम्पियर्स लॉ में सॉलिनॉइड भी कंप्लीट किया होता। लेकिन बेटा आज मैं एम्पियर्स सर्किट लॉ डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करूंगा यहां पे। लेट मी इंट्रोड्यूस द एम्पियर्स सर्किट लॉ, फिर सॉलिनॉइड इंशाल्लाह कल बेटा मैं दिखाऊंगा आपको। यू नो व्हाट इज एम्पियर्स सर्किट लॉ? बेटा आपने गॉसेस लॉ पढ़ा है। गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस से Q1 Q2 Q3, और बेटा मैंने इन दो चार्जेस के अराउंड एक क्लोज्ड लूप नहीं क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ की। तो बेटा इस सरफेस पे, क्लोज्ड सरफेस पे जो फ्लक्स होता है दैट अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम इट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस ने कितना नेट चार्ज एनक्लोज किया है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस थ्योरम। और गॉसेस थ्योरम फ्लक्स जो है खुद बेटा वो बराबर था क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो क्या बेटा मैं कह सकता हूं गॉसेस थ्योरम जो है ये बेटा रिलेशन देता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and the charge. So Gauss's law basically gives us the relationship between electric field intensity and charge. लेकिन देखो बेटा एम्पियर्स लॉ क्या है, ये भी बेटा एनालॉगस है to the Gauss's law. It is very much analogous to the Gauss's law. लेकिन बेटा ये क्या कहता है? For example, you have the suppose a conductor and it carries the current I. Okay? और बेटा मैंने क्या किया? मैंने इसके अराउंड एक लूप ड्रॉ किया, सरफेस ड्रॉ नहीं किया। आई रिपीट, मैंने एक लूप ड्रॉ किया, लीनियर लूप एक ड्रॉ किया, और इस लूप का नाम रखा गया एम्पीरियन लूप। कौन सा लूप बेटा? एम्पीरियन लूप।
तो बेटा ये ला हमें कहता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहां ऐसे करोगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, मतलब बेटा आप इस लूप पे मान लो कोई पॉइंट बेटा मैंने लिया जहां पे फील्ड है बी वेक्टर और लेंथ जो है इस पाथ की, लेट दैट इज डी एल वेक्टर। ओके, तो बेटा अगर मैं इसी बी और डीएल को इंटीग्रेट करूंगा अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, यानी कि दिस इज द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन एम्पीरियन लूप, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं अराउंड ए लूप, अराउंड ए लाइन, तो बेटा वो हमेशा बराबर होगा म्यू नॉट इज द फ्री स्पेस, यानी कि मैं मान रहा हूं कंडक्टर और लूप के बीच में फ्री स्पेस है, अगर कुछ और होगा तो म्यू आर मल्टीप्लाई होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। तो बेटा ये ला हमें कहता है कि कितना ये जो मैग्नेटिक फील्ड को आप इंटीग्रेट कर रहे हो अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, यानी कि द क्लोज्ड लाइन integral of magnetic field around an Amperian loop, beta it is always equal to permeability times the current enclosed, यानी कि बेटा हमें देखना है इस करंट के अराउंड जो मैंने एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया उसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो वो किस पे बेटा डिपेंड करेगा, उस लूप ने कितनी करंट को एनक्लोज किया है या कितने करंट को थ्रेड किया है। जैसे यहां पे आपने आई देखा, अगर मैं ऐसे लूंगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज I1, दिस इज I2 एंड इसमें करंट जा रही है I3, और बेटा मैंने जो लूप ड्रॉ किया वो मान लो मैंने इन दो के बीच में ऐसे ड्रॉ किया, तो बेटा अगर मैंने यह एम्पीरियन लूप A1 ड्रॉ किया और आप इस पे एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज करना चाहते हो, देन आई कैन राइट इट लाइक दिस, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। बेटा अगर आप देखोगे इसने दो ही करंट से एनक्लोज की हैं, I1 और I2, I3 एनक्लोज नहीं की है, लेकिन बेटा देखो I1 ऊपर की ओर है, I2 नीचे की ओर है, तो करंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पीरियन लूप, म्यू नॉट टाइम्स I1 माइनस I2, राइट। सो लेकिन बेटा इस एम्पियर्स लॉ से, जैसे गॉसेस लॉ आपने देखा, इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन बेटा एम्पियर्स लॉ जो है वो बेटा रिलेशन देता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट के बीच में। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट, दैट रिलेशनशिप इज गिवन बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सो आई रिपीट, एम्पियर्स सर्किटल लॉ में आप करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक सर्कुलर या एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हो और उस एम्पीरियन लूप पे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा permeability times current threaded by that path, यानी कि बेटा उसने कितनी करंट एनक्लोज की है या थ्रेड की है। सो लेट मी राइट डाउन, एटलीस्ट आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन एंड देन आई विल मे कंक्लूड। सो दिस लॉ स्टेट्स, यस आप खुद भी कह सकते हो, दैट closed line integral of magnetic field around an Amperian loop is always equal to
permeability times the net current enclosed by it. Okay, so this was about the एम्पियर्स सर्किटल लॉ. इसकी क्या लिमिटेशन है वो कल पढ़ेंगे. और सोलिनॉइड पे कितना फील्ड होता है वो डिटरमाइन हम एम्पियर्स लॉ से करते हैं, वो भी बेटा कल कर लेंगे. बेटा खाली अब 2 लेक्चर्स मैग्नेटिज्म के हो जाएंगे, तो उसके साथ ये फिनिश आउट होगा. उसके बाद रेस्पेक्टेड बिलाल सर आपको इंडक्शन और एसी पढ़ाएंगे. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.